बड़े होते हुए हर माता पिता अपने बच्चे को एक बार तो ज़रूर बोलता है, बेटा अपनी सब्जियां खाओ। लेकिन असलियत यह है कि आज के दिन भी ज़्यादातर भारतीय अपने सब्जियां नहीं खा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन हर एक इंसान को कम से कम 400 ग्राम सब्जी खाना चाहिए अपने सेहत के लिए। लेकिन केवल आप कितना खा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए वीडियो पर। इस वीडियो से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सॉइल टू सोल। इस सीरीज का उद्देश्य है कि भारतीय लोगों को एजुकेशन देना, उनके खाने के बारे में, खेती के बारे में और अपनी मिट्टी से दोबारा जोड़ना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में कौन से ऐसे 5 सब्जियां हैं जो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छे हैं। हम इन सब्जियों के बारे में समझेंगे, इनकी खेती किस प्रकार होती है वो भी समझेंगे और आपको एक 360 डिग्री व्यू देंगे इस वीडियो का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जी से जो आपको खाना चाहिए, वो है स्पिनच या पालक। अब दोस्तों, बचपन में बच्चों को हमेशा दिखाया जाता था कि पोपोय नाम का एक कैरेक्टर पालक खाता था और एक ही बार से उसका मसल निकल जाता था। अब इसका ये कारण है कि पालक एक न्यूट्रिएंट डेंस सब्जी है। इसमें हर प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलते हैं और पालक पाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक दुकान में आपको अच्छा पालक मिल जाता है। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के भरपूर रहते हैं और इसमें विटामिन B9 जो कि फोलेट कहलाता है वो भी होता है, जो आपके खून के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप केवल 100 ग्राम पालक खाएंगे तो आपको अपने रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस का 400% विटामिन के मिलेगा, जो आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, जो आपके खून के लिए बहुत अच्छा है। पालक का एक और बहुत ही अच्छा चीज़ है कि पालक एक फुलफिलिंग सब्जी है। आप इसे ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, इसमें ज़्यादातर वाटर वेट होता है, मतलब आप ज़्यादा पालक खा ही नहीं सकते हैं, तो ओवर ईटिंग की बात ही नहीं बनती है। भारतीय कल्चर में पालक के साग बनते हैं, पालक का सब्जी बनता है, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा, किसान हो किसान नहीं हो, आप पालक ज़रूर खाना शुरू करो। अब पालक को एक खेती या फिर एक किसान के एंगल से समझते हैं। पालक एक प्रकार का लीफी वेजिटेबल है, यानी कि आप जो प्लांट का पत्ता है उसे कंज्यूम कर रहे हैं। लीफी वेजिटेबल्स में एक चीज़ जो कॉमन होता है कि सारे लीफी वेजिटेबल्स का क्रॉप साइकिल, यानी कि बीज लगाने से लेकर के हार्वेस्ट का पीरियड काफ़ी कम होता है। अगर हम भारत में पालक की खेती के बारे में बात करें तो ज़्यादातर पालक का सोइंग सितंबर अक्टूबर में होता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका हार्वेस्टिंग भी 30-40 दिन में शुरू हो जाता है। पालक या स्पिनच में आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पालक की खेती आज के दिन में दोनों मिट्टी में और बिना मिट्टी के भी होती है। पहले समझते हैं कि पालक की खेती यदि आप मिट्टी में करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। यदि आप मिट्टी में कर रहे हैं खेती पालक की, सबसे पहले आपका सॉइल वेल ड्रेन्ड और एक सैंडी लोमी सॉइल हो जिसका pH 6.5 to 7.5 के बीच हो। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि यदि आपका सॉइल में वाटर लॉगिंग हो या फिर आपका सॉइल बहुत एसिडिक हो तो इन प्रकार की मिट्टी में पालक की खेती करना मुश्किल हो सकता है। यदि हम मिट्टी में पालक की खेती कर रहे हैं तो हम सेम ट्रांसप्लांटेशन से 2 से 3 हार्वेस्ट आराम से ले सकते हैं, लेकिन अगर हम NFT सिस्टम्स या सॉइलर सिस्टम्स में कर रहे हैं उस समय हमें कंटिन्यूस रीट्रांसप्लांटेशन करना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, यदि आप पालक की खेती सॉइललेस में कर रहे हैं तो आपको समझना ज़रूरी है कि सॉइललेस के अंदर भी पालक की खेती 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो कोकोपीट में, ट्रफ सिस्टम में, ग्रोइंग बैग में, जहाँ हम मिट्टी की तरह खेती करते हैं, और दूसरी ओर पर NFT सिस्टम्स में या डीप वाटर कल्चर सिस्टम्स में जहाँ हम पानी में पालक की खेती कर सकते हैं। अब जब हम कोकोपीट में कर रहे हैं तो जिस तरह हम मिट्टी में 2 से 3 हार्वेस्ट ले सकते हैं एक ट्रांसप्लांटिंग से, ठीक उसी प्रकार कोकोपीट में भी सेम रूल्स हम फॉलो करेंगे। लेकिन यदि हम पालक की खेती NFT में कर रहे हैं तो आपको समझना ज़रूरी है कि आप पूरे लीफ को रूट के साथ ट्रांसप्लांट करते हैं और इसमें आपको एक स्टैगर्ड प्लांटेशन फॉलो करना चाहिए ताकि आपका हार्वेस्ट कंटिन्यू निकल सके, क्योंकि प्रतिदिन आप हार्वेस्ट करेंगे, प्रतिदिन आपको रीट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्रॉप साइकिल्स हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सॉइललेस में पालक की खेती कैसे हो रही है तो ये वाला वीडियो देखिए। इस फार्म में हमने दिखाया है और देखा है कैसे पालक की खेती सॉइलर सिस्टम्स में हो रही है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, पूरे देश में हमारे पालक की खेती होती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स में बहुत अच्छे से पालक की खेती होती है और छोटे छोटे वॉल्यूम्स में आपको बाकी स्टेट्स में भी पालक की खेती ज़रूर दिखेगी। किचन गार्डनिंग, होम फार्मिंग में भी पालक एक ऐसा वेजिटेबल है जो आप आराम से उगा सकते हैं।
अब दोस्तों, यदि आप पालक की खेती करना चाहते हैं, यदि आप इसमें एंटर कर रहे हैं एक किसान होने के नाते या एज ए कंज्यूमर आप पालक खरीदना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, पालक का शेल्फ लाइफ। पालक या स्पिनच एक पेरिशेबल आइटम है, यानी कि इसका शेल्फ लाइफ बाकी लीफी वेजिटेबल्स की तरह काफ़ी कम होता है। 1 से 2 दिन का शेल्फ लाइफ मैक्सिमम होता है। यदि हम एक प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं करें, यदि हम प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करें, तो एज अ किसान हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि जहाँ आप उगा रहे हैं कोशिश करिए लोकल मार्केट में बेचना। एज अ कंज्यूमर आप ये बात ध्यान में रखिए कि आप जो पालक खरीद रहे हैं, आप जो पालक खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, वो बासी तो नहीं है, वो फ्रेश है, किस दिन का वो हार्वेस्ट है। ये सारी चीज़ अपने बायर या सेलर से पूछिए। पालक में दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ किसान, कि इसमें मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों, एग्रीकल्चर और खेती में मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस कोई नई चीज़ नहीं है। आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशंस कितना ज़्यादा होते हैं, लेकिन पालक में कई बार कॉस्ट 1-2 रुपए किलो भी आ जाता है। अब अगर मैं एक किसान हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही 3 से 4 रुपए किलो हो सकता है, तो उस समय जब मंडी में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब आपको जो मंडी वाले हैं वो 1 से 2 रुपए किलो ऑफ़र करते हैं। ऐसा हिस्टोरिकली हुआ है हमारे देश में। तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो सप्लाई है, इसे आपको ध्यान से प्लान करना चाहिए। कई बार बहुत सारे किसान को बाकी सब्जियों के साथ बंडल करके फ्री में देना पड़ता है। कई बार बहुत सारे किसान को अपना प्रोड्यूस फेंकना पड़ता है, गाय को चारे के रूप में देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिए। इस हिसाब से आप प्लान करिए कि आप किसको बेचेंगे, कब बेचेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो प्राइस डिटरमाइन होता है केवल डिमांड और सप्लाई से ही होता है। तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वो है पेस्टिसाइड लेवल्स। अब मैं फिर से एक कंज्यूमर के रूप से आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, बाकी फ्रूट्स ऐसा नहीं है पालक, क्योंकि एक लीफी वेजिटेबल है। यदि इस पे एक्सेसिव स्प्रे है, एक्सेसिव पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है, तो पूरा रेसिड्यू उसका लीफ पे रहेगा और आप सीधा लीफ को कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप ऑर्गेनिक या रेसिड्यू फ्री प्रोड्यूस खरीदें। और दूसरा, यदि आप रेसिड्यू फ्री खरीद रहे हैं, ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं, तब भी अपने पालक को अच्छे से धोइए खाने से पहले। और तीसरा और सबसे बेस्ट जो मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि पालक, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे सब्जियों को पका के खाइए। पालक का साग बनाइए, पालक का सब्जी बनाइए। आपके जो भी कंटामिनेशन है, जो भी रेसिड्यू है, वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। क्या आप एक पालक के किसान हैं या फिर आपने स्पिनच या पालक की खेती का प्रयास किया है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके फार्म पहुंच जाऊं। नंबर 2 पर आता है मोरिंगा या फिर ड्रमस्टिक। अब दोस्तों, इंटरनेट पर आप सभी ने मोरिंगा के बारे में सुना तो ज़रूर होगा। इसे हम एक मिरेकल ट्री कहते हैं क्योंकि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। भारत की सुपर फूड्स में से एक है मोरिंगा, जो हमारे देश का खुद का क्रिएशन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मोरिंगा का। लगभग 10 से 15 लाख टन मोरिंगा प्रोडक्शन होता है हर साल भारत में। ग्लोबल मोरिंगा प्रोडक्शन में लगभग भारत का हिस्सा है 80%। इसमें से मेजॉरिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और केरला। अगर मैं केवल तमिलनाडु का ही बात करूं, जहां पर मैं अभी बैठा हूं, लगभग देश का 30 से 35% मोरिंगा प्रोडक्शन केवल तमिलनाडु में होता है। अब दोस्तों, किसान भाइयों, मोरिंगा इतना पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन हेल्थ बेनिफिट समझने से पहले आप ये समझिए कि मोरिंगा के भी 2 भाग होते हैं या फिर 2 हिस्से होते हैं जिसे मार्केट में बेचा जाता है। सबसे पहला हिस्सा मोरिंगा के पॉड्स। ये मोरिंगा पॉड्स हम अपने सांबर, करी, स्पाइसेस, डिशेस में देखते हैं। और दूसरा है जो मोरिंगा का पत्ता होता है। इस पत्ते का भी बहुत प्रोसेसिंग करके पाउडर बनाया जाता है, जिसका बहुत बेनिफिट्स हैं। मोरिंगा में भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अगर हम डेटा देखें तो मोरिंगा के पत्तों में 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है कैरेट्स की तुलना में, 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है ऑरेंजेस की तुलना में, और 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध की तुलना में, और 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है एक केला की तुलना में। तो दोस्तों, आप ये सब सुन के तो समझ गए होंगे कि हाँ, मोरिंगा के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि मोरिंगा की खेती कैसे होती है, कहाँ होती है, और शायद आप कैसे अपना मोरिंगा का खेती स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम भारत के इतिहास में देखेंगे तो मोरिंगा का इस्तेमाल किया जाता था आयुर्वेद में। मोरिंगा के और कई सारे बेनिफिट्स हैं,
जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन है उसे वो कम करता है। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके खून को बेहतर करता है, आपकी गट को बेहतर करता है। इन सारे बेनिफिट्स के कारण आज के डेट में मोरिंगा की खेती भी आगे बढ़ रही है। तो चलिए अभी आगे समझते हैं कि मोरिंगा की खेती कैसे और कहाँ होती है। दोस्तों, अगर हम टिपिकली देखें ना तो मोरिंगा एक पेरेनियल पेड़ है, यानी कि इसका लाइफ लंबा होता है, एक ऑर्चर्ड के प्रकार। 10, 15, 20 साल तक आप मोरिंगा के पेड़ को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कुछ नए वेराइटीज़ लॉन्च किए, जिससे आप 1 से 1.5 साल में मल्टीपल हार्वेस्ट ले सकते हैं। इन एनुअल वेराइटीज़ को इन्होंने नाम दिया PKM1 और PKM2। इन वेराइटीज़ में आप 6 से 7 महीना में मोरिंगा का हार्वेस्ट ले सकते हैं और इस प्रकार से 2 से 3 क्रॉप साइकिल ले सकते हैं, ताकि आपका क्रॉप साइकिल 1.5 से 2 साल में ख़त्म हो जाए और फिर आप दोबारा न्यू ट्रांसप्लांटिंग करें। PKM1 का फोकस है पॉड्स के हार्वेस्टिंग पर, जबकि PKM2 का फोकस है प्रोसेसिंग पर। PKM2 को बनाया गया था सीड ऑयल प्रोसेसिंग के लिए, मोरिंगा ऑयल के लिए, मोरिंगा के लीव्स के लिए, पाउडर एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इस प्रकार से जो एक ट्रेडिशनल पेरेनियल वैरायटी था 10, 15, 20 साल चलने वाला, आज के डेट में उसके ब्रीडिंग के कारण 1 से 2 साल में आप मल्टीपल हार्वेस्ट ले पा रहे हैं। यदि मिट्टी के बारे में बात करें तो मोरिंगा को एक वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी सॉइल पसंद है, जिसका pH 6.5 से लेकर के 8 के बीच में हो। जैसे कि बाकी ऑर्चर्ड्स में, एवोकाडो में हम देखते हैं वाटर लॉगिंग से आपका प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक उसी प्रकार मोरिंगा में भी वाटर लॉगिंग आपको ध्यान रखना है प्लांट में ना हो। मोरिंगा का प्रोपेगेशन या प्लांटिंग कटिंग से किया जाता है, जहाँ पे एक अच्छे हेल्दी मदर प्लांट जिसका वैरायटी आप प्लांट करना चाहते हैं वहाँ से कटिंग लें और फिर नर्सरी तैयार करके प्लांटिंग करें। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे, वाह कितना अच्छा डिमांड है, मैं भी इसका खेती स्टार्ट करूं, क्या प्राइसेस मिलते हैं। अब दोस्तों, हमेशा की तरह प्राइसेस वेरी करेंगे 2 चीज़ पर। नंबर 1, आपके रीजन में डिमांड सप्लाई क्या है। नंबर 2, आप किस फॉर्म में मोरिंगा को बेच रहे हैं। यदि हम मोरिंगा पॉड्स के बारे में बात करें, जो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं, उसका फार्म गेट प्राइस टिपिकली 10 रुपये से 30 रुपये किलो होता है और ये रिटेल में 50% और बढ़ जाता है। यदि हम मोरिंगा के पत्तों के बारे में बात करें तो 10 रुपये से 150 रुपये तक भी वेरी कर सकता है आपका प्राइस, और रिटेल में इसका प्राइस और भी तेज़ से बढ़ जाता है। यदि हम मोरिंगा लीव्स के बारे में बात करें तो आपका बल्क होलसेल में 100 रुपये से 200 रुपये किलो चल जाता है। अब अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करके इसका पाउडर बनाएं या फिर ऑयल्स बनाएं, आप ऑनलाइन टाइप कर लीजिए मोरिंगा, आपको दिख जाएंगे कितने अलग प्रकार का प्रोसेसिंग किया जाता है और इन सब का रिटेल में क्या क्या प्राइसेस हैं। तो मैं हमेशा की तरह एडवाइस करूँगा, पहले समझिए, मार्केट स्टडी करिए, देखिए आपका क्या कॉम्पिटेंसी है, किस फॉर्म में आप बेच सकते हैं, और उसके बाद किसी भी प्रकार का खेती स्टार्ट करिए। नंबर 3 पर आता है कैरेट या गाजर। दोस्तों, कैरेट बचपन में बहुत खाता था, मम्मी बहुत खिलाती थी, कहते थे आप कैरेट खाओ आपको अच्छे से दिखेगा। कैरेट भी एक बहुत ही अंडररेटेड वेजिटेबल है हमारे देश में। बहुत सारे किसान कैरेट उगाते हैं लेकिन उनको ही नहीं पता है कि क्या क्या लाभ हैं कैरेट के। कैरेट में बीटा कैरोटीन नाम का एक एलिमेंट होता है जिससे बॉडी हमारा विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। बीटा कैरोटीन से हमारी जो विजन है, हमारा जो स्किन है, हमारा जो हार्ट का और इम्यून सिस्टम का हेल्थ है वो बेहतर होता है। कैरेट हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। आपका पेट अच्छा रहेगा अगर आप डेली एक गाजर खाएंगे तो। अगर आप एक पेरेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए, गाजर खिलाइए, खीरा खिलाइए, अच्छी सब्जियां दीजिए, डब्बा में नमक चाट मसाला डाल के दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। जंक फूड से तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ये। अब दोस्तों, कैरेट की खेती अगर आपको समझना है तो सबसे पहले कैरेट को एज अ क्रॉप समझिए। कैरेट एक रूट क्रॉप है या फिर एक ट्यूबर क्रॉप है, इसका मतलब है कि ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे ग्रो होता है। कैरेट की खेती पूरे देश में की जाती है, जिसमें से मेजर स्टेट्स हैं आपके पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लीफी वेजिटेबल्स की तरह ये भी एक रबी सीजन का क्रॉप है जिसका ट्रांसप्लांटिंग या सोइंग अक्टूबर-नवंबर में होता है और चलता है जनवरी-फरवरी-मार्च तक। अब कुछ एरिया जैसे नीलगिरीज तमिलनाडु में, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे तापमान पूरे साल काफ़ी अच्छा रहता है, तो वहाँ पे ईयर राउंड प्रोडक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाता है किसानों के लिए। कैरेट या गाजर की खेती के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, और यदि आपका टेम्परेचर बहुत ऊपर चले गया तो आपकी रूट फॉर्मेशन में इश्यूज आ सकते हैं और आपका प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है।
प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद 70 से 100 दिन के बीच में आपको हार्वेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। यदि हम कैरेट के पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में बात करें, यानी हार्वेस्ट आपने कर लिया है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो 1 से 2 हफ्ता कैरेट को एक कोल्ड स्टोरेज के साथ आराम से स्टोर किया जा सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट में आपको एक और चीज़ ध्यान में बहुत रखना ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा, ये एक ट्यूबर क्रॉप है, यानी कि मिट्टी के नीचे ग्रो होता है। तो हार्वेस्ट करने के बाद अगर आप एक कंज्यूमर हैं और आपको कैरेट मिल रहा है, तो अपने कैरेट्स को अच्छे से धोइए, उसमें जो भी मिट्टी, डर्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उसको धोइए, फिर उसे कंज्यूम करिए। यदि हम कैरेट का मार्केट प्राइस की बात करें तो विंटर में जहाँ मेजर सप्लाई होता है, ये 8 रुपये किलो से लेकर के 20 रुपये किलो तक जा सकता है। और अगर आप ऑफ सीज़न प्रोडक्शन ले पा रहे हैं तो 40 रुपये किलो से लेकर के 60 रुपये किलो आपको होलसेल रेट भी मिल सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मुझे पकड़ना है तो मैं 10 से 15 रुपये किलो एज अ फार्म गेट प्राइस पकड़ूंगा और उस हिसाब से अपने कैलकुलेशंस को लूंगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये रिकमेंड करता है कि प्रतिदिन आप 50 ग्राम किसी भी प्रकार का ट्यूबर खाएं, यानी कि गाजर, मूली। मेरा रिकमेंडेशन है कि एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 गाजर आप खाएं। आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी आराम से दिखेंगे। नंबर 4 पर आता है भारत का सबसे मनपसंद सब्जी, जो कि है टमाटर। अब दोस्तों, टमाटर सुनते ही सबके मुंह पर एक अलग सा एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि भारतीय किसान जानते हैं टमाटर एक ऐसा क्रॉप है हमारे देश में जिसके भाव में इतना उतार चढ़ाव आता है कि उसका कोई लिमिट नहीं। लेकिन अगर हम एक हेल्थ स्टैंड पॉइंट से देखें तो टमाटर हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा सब्जी है। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। लाइकोपीन हमारे शरीर को कई प्रकार के कैंसर से बचाता है, हमें हार्ट डिजीज से बचाता है और हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करता है। और कई सारे स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि आप रेगुलरली अगर टमाटर खा रहे हैं या फिर टमाटर के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो आपका जो कैंसर रिस्क है, प्रोस्टेट कैंसर रिस्क है, हार्ट डिजीज रिस्क है, ये काफ़ी कम हो जाते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यदि आप अपने टमाटर को पका के खाएंगे, उसका चटनी बनाएंगे, उसे तवे पे सेक के खाएंगे, तो जो लाइकोपीन का अवेलेबिलिटी है आपके बॉडी के लिए वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी विटामिन और मिनरल्स का यदि हम बात करें, विटामिन सी, विटामिन ए टमाटर में भरपूर होते हैं। और मुझे पर्सनली टमाटर पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस बात को एक्नॉलेज पूरी तरीके से करता हूँ कि टमाटर खा के आपका सेहत ज़रूर बेहतर होगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूरे देश में टमाटर की खेती होती है। अगर हम टॉप 10 स्टेट को देखें, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तो इन स्टेट्स को मिला के हमारा लगभग 90% प्रोडक्शन कवर हो जाता है। अगर हम मिला जुला के देखें तो हमारे देश में पूरे 12 महीना टमाटर का कल्टीवेशन होता है, लेकिन तब भी 3 मेन ग्रोइंग सीजन्स को फॉलो किया जाता है टमाटर के लिए। सबसे पहला आपका खरीफ क्रॉप, यानी कि आपका समर क्रॉप, जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है जून जुलाई में और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर नवंबर में। दूसरा आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का ट्रांसप्लांट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट किया जाता है जनवरी मार्च में। अब दोस्तों, यदि हम भारत में देखें तो टमाटर का खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि नेट हाउसेज, पॉली हाउसेज जैसे स्ट्रक्चर्स में भी होता है, और ओपन फील्ड में जहां मल्च, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके भी होता है। इन दोनों में टमाटर की खेती अलग होती है, जो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि टमाटर उगाने के लिए क्या बेसिक ग्रोइंग कंडीशंस किसान को चाहिए होते हैं। टमाटर को एक एवरेज टेम्परेचर पसंद होता है 25 से 30 डिग्री के बीच में। जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है टमाटर, वहाँ आप आसानी से ग्रो नहीं कर सकते। एक ड्राई और टेम्परेट क्लाइमेट टमाटर को ज़्यादा सूट करता है। हमारे देश में टमाटर के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, लेकिन 2 मेजर क्लासिफिकेशन जो आपको समझना ज़रूरी है वो है डिटर्मिनेट वैरायटी और इनडिटर्मिनेट वैरायटी। डिटर्मिनेट वैरायटी या सेमी डिटर्मिनेट वैरायटीज़ टमाटर के वो वैरायटीज़ होते हैं जिनको हम ज़्यादातर ओपन फील्ड में ग्रो करते हैं। अब ये वैरायटीज़ एक हद तक ही केवल ग्रो होते हैं, उसके बाद उनका हाइट रुक जाता है। ये क्रॉप ज़्यादा बुशी होते हैं, ना कि ज़्यादा लंबे। डिटर्मिनेट वैरायटीज़ का क्रॉप साइकिल छोटा होता है, ज़्यादातर 3 से 4 महीना तक। दूसरी ओर पर आते हैं इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़। इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ ग्रीन हाउसेज या पॉली हाउसेज में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ का हाइट 20 से 25 फीट तक भी जाता है। यदि हम इनडिटर्मिनेट वैरायटी पॉली हाउसेज में उगा रहे हैं तो हमारा क्रॉप साइकिल ऑटोमेटिकली 6 महीना से 10 महीना हो जाता है। पॉली हाउस में टमाटर उगाते समय हमें कई सारे बेसिक प्लांट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना होता है, जैसे बेंडिंग, स्टेकिंग और टेरेसिंग। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं या फिर टमाटर की खेती को समझना चाह रहे हैं, एक और चीज़ आपके ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो की है पॉलिनेशन।
अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट के पोलन का ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, ताकि प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके। अब टमाटर में पॉलिनेशन के लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस देना होता है पॉली हाउसेस में। टिपिकली पॉली हाउस में लोग इस्तेमाल करते हैं एक ब्लोअर का, जिससे पॉलिनेशन हो सके। और यदि हम ओपन फील्ड में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स, विंड के द्वारा ये पॉलिनेशन हो जाता है। अब यदि हम इंडिटर्मिनेट वैरायटीज़ ग्रो कर रहे हैं, प्लांट में हमें स्टेकिंग और प्रूनिंग बहुत केयरफुली फॉलो करना होता है प्लांट को एक सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। इसके लिए हम प्रैक्टिकली जाकर एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप देख के समझ सकें ये प्रोसेस कैसे होते हैं। तो यदि हम ओपन फील्ड में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 90 दिन से लेकर के 120 दिन में मेरा क्रॉप रेडी हो जाता है। लेकिन अगर हम सेम टमाटर को एक ग्रीन हाउस में कर रहे हैं इंडिटर्मिनेट वैरायटी में, तो हमें 6 महीना से 10 महीना लग जाता है क्रॉप कंप्लीट करने में। ओपन फील्ड में टमाटर का 10 से 12 टन अप्रॉक्सीमेटली प्रोडक्शन निकलता है और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 40 से 60 टन एक एवरेज प्रोडक्शन अमाउंट होता है। अब दोस्तों, टमाटर आपको कब हार्वेस्ट करना चाहिए, ये भी एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है कि आपका मार्केट कहाँ है। यदि आपका मार्केट लोकलाइज्ड है तो आप येलो या लाल कलर में टमाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मार्केट दूर है तो आप उसे ग्रीन कलर के स्टेज में ही हार्वेस्ट करें ताकि मार्केट पहुंचते पहुंचते वो फुल्ली राइपन हो जाए। अब दोस्तों, प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टमाटर के लिए। अब जैसे ही मार्केट में ग्लट आता है, बहुत ज़्यादा सप्लाई आता है, जैसे हमने लीफी ग्रीन में डिस्कस किया, ठीक उसी प्रकार टमाटर में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है एक्सेस सप्लाई होने का। जब एक्सेस सप्लाई होता है तो टमाटर का भाव 2 रुपये किलो से लेकर के 5 रुपये किलो भी जाता है। और हम सभी ने हिस्टोरिक न्यूज़ देखा है कि 100 रुपये से 120 रुपये किलो तक भी टमाटर का भाव जाता है। तो अगेन, समझना कि आपका मार्केट कहाँ है, आपको किस समय ज़्यादा डिमांड सप्लाई है, इसको यदि हम एनालाइज नहीं करें तो हमें टमाटर की खेती नहीं करनी चाहिए। कितना टमाटर आपको खाना चाहिए एक दिन में? अब ICMR टमाटर को एक स्टैंडर्ड वेजिटेबल मानता ही नहीं है। टमाटर को कई सारे लोग एक फ्रूट मांगते हैं, तो ICMR ये रेकमेंड करता है कि 250 ग्राम ऑफ अदर वेजिटेबल्स, मतलब दिन का अगर आप एक टमाटर खाएंगे तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। नंबर 5 पर आपका आता है स्वीट पोटैटो या शकरकंद। जी हाँ दोस्तों, स्वीट पोटैटो एक शानदार सब्जी है, वेजिटेबल है, जिसे हम कई बार भूल जाते हैं कि एक सब्जी भी है। लोग आलू सोचते हैं और उन्हें लगता है ये अनहेल्दी होगा, बट जी नहीं, स्वीट पोटैटो आपकी सेहत के लिए एक शानदार सब्जी है। स्वीट पोटैटो में आपको बीटा कैरोटीन, विटामिन ए मिलेगा। स्वीट पोटैटो में आपके अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। स्वीट पोटैटो में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। जितने सारी सब्जियों को अभी हमने डिस्कस किया है उससे कई ज़्यादा स्वीट पोटैटो में होते हैं। स्वीट पोटैटो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल शब्दों में कि अगर आप स्वीट पोटैटो खाएंगे, शकरकंद खाएंगे, तो आपका पेट भरा रहेगा, इसमें फाइबर बहुत होता है, आप इमीडिएटली खाना नहीं खाना चाहेंगे। स्वीट पोटैटो को आयुर्वेद में एक सात्विक फूड आइटम माना जाता है। इससे आपका वाता बैलेंस मेंटेन रहता है। मैं 100% रेकमेंड करूँगा कि यदि आप स्वीट पोटैटो खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए, अपने डाइट में शामिल करिए। मैं काफ़ी समय से स्वीट पोटैटो नहीं खाया हूँ, लेकिन इस वीडियो की तैयारी के चक्कर में मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं भी दोबारा स्वीट पोटैटो खाना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब दोस्तों, स्वीट पोटैटो भी भारत में कई जगह खेती होती है, लेकिन लगभग 30% स्वीट पोटैटो की फार्मिंग केवल ओडिशा में होती है। ओडिशा के अलावा उत्तर प्रदेश में लगभग 22 to 23% होता है, वेस्ट बंगाल में लगभग 16%, एंड ये तीनों स्टेट मिलाकर हमारे देश का लगभग 70% स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं। अब भारत के किस भाग में स्वीट पोटैटो का खेती हो रहा है, उसके हिसाब से उत्तर भारत और ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में स्वीट पोटैटो एक रबी क्रॉप है, जिसका प्लांटेशन अक्टूबर-नवंबर में किया जाता है और हार्वेस्ट फरवरी-मार्च में। केरला और कोस्टल एरियाज़ में इसका प्लांटेशन मानसून में किया जाता है, जुलाई-अगस्त के दौरान, और हार्वेस्ट विंटर में। समर वैरायटीज़ भी उगाए जाते हैं महाराष्ट्र में, जिनको प्लांट किया जाता है जनवरी में और हार्वेस्ट मई में किया जाता है। अब पूरे देश में अलग अलग समय पे स्वीट पोटैटो का फार्मिंग होता है। इसके कारण पूरे साल आपको किसी न किसी प्रकार में स्वीट पोटैटो आसानी से मिल सकता है। यदि हम स्वीट पोटैटो का फार्मिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादातर सॉइल में इसकी खेती हम कर सकते हैं, लेकिन यदि एक सैंडी लोमी सॉइल हो जिसका ड्रेनेज अच्छा हो तो ये स्वीट पोटैटो के लिए आइडियल है।
जैसे कि हमने गाजर में डिस्कस किया था, स्वीट पोटैटो भी एक प्रकार का ट्यूबर है, यानी कि मिट्टी में नीचे ग्रो होता है और मिट्टी हल्का सा लूज होना चाहिए ताकि ट्यूबर आराम से उसमें ग्रो हो सके। टिपिकली इसका क्रॉप साइकिल 3.5 महीना से 5 महीना का होता है। 25 से 30 दिन में आपका नर्सरी तैयार होता है। 30 से 45 दिन में आपका वेजिटेशन और ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है और 40 दिन बाद आपका ट्यूबर का बल्किंग यानी कि ट्यूबर का साइज बढ़ने लगता है। हार्वेस्ट आपका 90 दिन से लेकर के 150 दिन के बीच में होता है आपके वैरायटी के अनुसार। अब दोस्तों, यदि हम स्वीट पोटैटो के बारे में बात करें तो कई सालों से हमारे देश में ये एक कॉमन स्टैंडर्ड फूड आइटम था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन हमने लूज़ कर दिया। आज के डेट में आप वेस्टर्न कल्चर देखो, यूएसए में देखो, जिम कल्चर में देखो, बहुत सारे लोग स्वीट पोटैटो को एज अ हेल्दी सुपर फूड खा रहे हैं। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप अपना सेहत बेहतर करना चाहते हैं, स्वीट पोटैटो को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही इंटेंशन था कि लोगों को समझाना कि आपका सेहत आपके कंट्रोल में है। समझिए आपका खाना कहाँ से आता है। जब भी आप खाना खाने बैठिए, एक बार याद करिए कि आपके खाने के पीछे किसी किसान का मेहनत है। वो ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए, खुद को सेहत को बेहतर करिए, मिट्टी को बेहतर करिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।